नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूध के भौतिक गुण, उसके प्रकार और मिल्क प्रोसेसिंग यानी कि दूध प्रसंस्करण की दूध को किस प्रकार से प्रोसेस किया जाता है। तो संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे दूध के भौतिक गुण की। आपने जनरली देखा होगा कि जो दूध है ये सफ़ेद रंग का होता है। भैंस का दूध सफ़ेद रंग का होता है, गाय का दूध हल्का पीला लिए होता है। दोनों में हल्का सा फर्क होता है रंग में। तो जनरली जो सफ़ेदपन होता है दूध का, ये कैसीन प्रोटीन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण से होता है। जबकि गाय का जो दूध होता है तो हल्का पीलापन लिए होता है। जो ये पीलापन होता है ये कैरोटीन के कारण से होता है। किसके कारण से? कैरोटीन के कारण से। तो दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, कैसीन और कैरोटीन प्रोटीन। कैसीन के कारण से तो दूध का रंग सफ़ेद होता है और गाय का दूध जो पीलापन लिए होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या गाय के दूध में कैसीन पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैसीन दोनों में ही पाया जाता है। गाय के दूध में भी पाया जाता है और भैंस के दूध में भी पाया जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भैंस के दूध में कैरोटीन नहीं पाया जाता, जबकि गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण से दूध तो सफ़ेद रहेगा प्लस हल्का पीलापन लिए हुए रहता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। अब बात करते हैं इसका स्वाद कैसा होता है। तो दूध का स्वाद मीठा होता है। यदि सिंथेटिक दूध है, यदि कृत्रिम दूध है, तो उसका स्वाद थोड़ा अलग रहेगा, कड़वापन लिए रहेगा, साबुन जैसी उसमें गंध आएगी। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। पर जनरली जो नेचुरल दूध होता है, शुद्ध दूध होता है, इसका रंग तो सफ़ेद और स्वाद मीठा होता है। और ये मीठापन दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा के कारण से होता है, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में बता दी है कि लैक्टोज होता क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके घनत्व की। तो जनरली देखा गया कि दूध का घनत्व 1.028 से लेकर के 1.032 तक इसका घनत्व होता है। जिसमें गाय के दूध की बात करें तो 1.028 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, 1.028 से लेकर के 1.030, ये तो होता है गाय के दूध का। और भैंस के दूध का होता है 1.032 से 03 से और 32 तक। मतलब इसका जो सेंट्रल है यानी कि इसके बीच का पॉइंट कौन सा है? 1.030। तो उससे कम का रहेगा गाय का दूध का घनत्व और उससे ज़्यादा रहेगा भैंस के दूध का घनत्व। यानी कि भैंस के दूध का घनत्व थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है घनत्व के रिलेटेड। लेकिन जनरली जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 1.028 से लेकर के 1.032, ये इसकी जनरली रेंज होती है। अब बात करते हैं पीएच की। तो पीएच जनरली जो दूध का होता है 6.4 से लेकर 6.8 तक, यानी कि हल्का अम्लीय होता है। जनरली जो उदासीन होता है वो 7 पर होता है, 7 होता है उदासीन। तो 7 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 6.8 या 6.6। अलग अलग जानवरों का पीएच का मान अलग अलग होता है। जनरली देखा जाए गाय और भैंस की तुलना की जाए तो भैंस का दूध 6.8 होता है, जबकि गाय का दूध 6.6 होता है। यानी कि गाय और भैंस की अपेक्षा में गाय का दूध भैंस की अपेक्षा ज़्यादा अम्लीय होता है। थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा अम्लीय होता है।
अब बात करते हैं इसके अपवर्तनांक और चालकता के बारे में। तो अपवर्तनांक 1.3440 से लेकर के 1.3480 इसका अपवर्तनांक होता है। जल का लगभग इतना ही 1.33 होता है। इसके अलावा चालकता देखी जाए तो 0.005 म्यू इसकी चालकता होती है। किसकी? दूध की। यानी कि दूध में करंट भी फ्लो करता है, लेकिन नगण्य मात्रा में। अब बात करते हैं इसके गाढ़ेपन की, कि दूध गाढ़ा होता है या नहीं होता है। तो दूध गाढ़ा होता है और इसकी जो श्यानता है, जिसको गाढ़ापन कहते हैं, वो 1.5 से लेकर के 2 सेंटीपोज तक इसकी विस्कोसिटी रहती है, यानी श्यानता रहती है। अब जनरली जो वैधानिक दूध होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड दूध होता है, उसमें जो दूध में वसा की मात्रा जो निर्धारित की है वो 3.5% है, और वसा रहित ठोस SNF जिसको कहते हैं, ये 8.5% दूध में होना ही चाहिए। ठीक है, दोनों ही बातें मैंने बता दी। वसा कितनी होनी चाहिए? 3.5%, इतना तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वसा रहित ठोस ये 8.5% रहना चाहिए। जैसे गाय और भैंस के दूध में अलग अलग इसकी मात्रा रहती है। अब बात करते हैं दूध के प्रकार। तो दूध कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से जो मार्केट में बिकते हैं, इन दूधों की बात करते हैं। वैसे तो गाय भैंस जानवर के हिसाब से तो जितने जानवर होंगे उतने प्रकार के दूध होंगे, लेकिन जो विपणन दूध है, जो मार्केट में अवेलेबल है, वो दूध कितने प्रकार के होते हैं? तो वो दूध 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपना आता है शुद्ध दूध, स्टैंडर्ड दूध, टोन्ड मिल्क और रिकंस्टिट्यूट मिल्क, रिकम्बाइन मिल्क और फील्ड मिल्क, जिसको पूरी दूध के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, शुद्ध दूध जिसको प्योर मिल्क कहते हैं, दूसरा स्टैंडर्ड मिल्क जिसको मानकीकृत दूध कहते हैं, तीसरे नंबर का आता है टोन्ड दूध, चौथा आता है पुनः रचित दूध यानी कि रिकंस्टिट्यूट मिल्क, पांचवा आता है रिकम्बाइन मिल्क यानी कि पुनः संयोजित दूध, और छठा आता है फील्ड मिल्क यानी पूरी दूध। अब एक एक के बारे में देख लेते हैं। प्योर दूध, शुद्ध दूध। शुद्ध दूध क्या होता है? ऐसा दूध जो स्वस्थ पशु के शरीर से प्राप्त किया जा रहा है और जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है, ऐसा दूध शुद्ध दूध कहलाता है। जनरली जो पशु से हम निकालते हैं वो ही सबसे शुद्ध दूध होता है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। इस दूध में देखा जाए तो वसा की मात्रा 3.5% और जो वसा रहित ठोस होते हैं SNF वो 8.5% होती है। भैंस के दूध में इसकी मात्रा थोड़ी सी अलग हो सकती है। भैंस के दूध में फैट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो फैट उसमें 5% या 6% के आसपास हो सकती है भैंस में, और वसा रहित जो ठोस है वो 9% तक हो सकते हैं। दूसरी बात करें स्टैंडर्ड मिल्क और टोन्ड मिल्क। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस। एक तो स्टैंडर्ड मिल्क है, इसमें राजस्थान डेयरी के मापदंड काम में आते हैं। किसके? राजस्थान डेयरी। राजस्थान की जो डेयरी है, इसके मापदंड के हिसाब से ये दूध बनाया जाता है, और इन्होंने ये निर्धारित किया है, इसने क्या किया है, वसा और वसा रहित ठोस जो पदार्थ हैं इसको कम या ज़्यादा करके इन्होंने ये मान निर्धारित किया है कि दूध में कम से कम वसा 4.5% होनी चाहिए। दूध में वसा कितनी होनी चाहिए? 4.5% होनी चाहिए, तभी इस स्टैंडर्ड दूध की श्रेणी में वो आएगा। दूसरी बात जो SNF है, SNF मतलब वसा रहित ठोस, ये 8.5% रहना चाहिए, और ये निर्धारित किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान डेयरी के द्वारा ये नियम निर्धारित किया गया है। इसके मापदंड के हिसाब से ये दूध तैयार किया जाता है, और इसी को ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड मिल्क।
ठीक है। अब दूसरी बात आती है टोंड दूध। टोंड दूध, अब ये दूध में जो मानकीकरण निर्धारित किया है ये सरकारी डेयरी के आधार पर किया गया है। यदि राजस्थान डेयरी के द्वारा जो नियम निर्धारित किए हैं उनसे तो बनता है स्टैंडर्ड दूध, और जो सरकारी डेयरी है इसके मानक के अनुसार जो दूध तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं टोंड दूध। अब ये टोंड दूध तैयार कैसे किया जाता है? इसमें क्या करते हैं, जो दूध होता है इसमें मिलाया जाता है पानी यानी कि वाटर, प्लस इसमें मिलाया जाता है सपरेटा दूध। सपरेटा दूध मिलाया जाता है। सपरेटा दूध होता क्या है, क्रीम कटा हुआ जो दूध होता है उसको सपरेटा दूध कहते हैं, जिसकी घनत्व थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्रीम तो नहीं रहती क्योंकि क्रीम उसमें निकाल ली गई है। तो जब जो दूध होता है इसमें पानी और सपरेटा दूध मिलाया जाता है तो इस प्रकार बने दूध को हम टोंड दूध कहते हैं। और इसमें वसा की मात्रा 3% क्योंकि वसा कम होती है, और जो CSNF है यानी कि वसा रहित ठोस है ये 8.5% रहता है। कुल मिलाकर के SNF तो सब में 8.5 ही है, और यहाँ वेरिएशन जो आ रहा है ये सिर्फ फैट में आ रहा है, वसा में आ रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक डबल टोंड दूध भी आता है। डबल टोंड दूध में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें तो फैट की मात्रा 3% रहती है, उसमें फैट की मात्रा 1.5% रहती है। ये भी आपको ध्यान में रखना। और जो वसा रहित ठोस है ये 9% तक उसमें कर दिया जाता है। ऐसे दूध को फिर हम डबल टोंड दूध कहेंगे। बनाया उसी हिसाब से जाएगा, दूध में पानी प्लस सपरेटा दूध मिलाया, सपरेटा दूध का पाउडर मिलाया जाता है। सपरेटा दूध नहीं मिलाया जाता, सपरेटा दूध का पाउडर मिलाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं रिकंस्टिट्यूट्स मिल्क। रिकंस्टिट्यूट मिल्क किसे कहते हैं, जिसको पुनर्रचित दूध भी कहते हैं। जनरली हम बनाते कैसे हैं, दूध पाउडर को पानी में घोल दिया और दूध तैयार, यानी कि दूध पाउडर से ये बनाया जाता है। और मिल्क पाउडर का 1 भाग और 7-8 भाग इसका पानी का, यानी कि 1 गिलास यदि मिल्क पाउडर लिया तो उसमें 7-8 गिलास हम पानी मिलाएंगे। इस प्रकार से ये रिकंस्टिट्यूट मिल्क तैयार किया जाता है, पाउडर का दूध तैयार किया जाता है। अगला जो दूध आता है ये है रिकम्बाइन मिल्क, जिसको हम पुनः संयोजित दूध कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सपरेटा दूध का पाउडर है उसमें हमने पानी मिलाया है, जिससे कि उसमें जो वसा आती है 3% और SNF 8.5% आती है। यानी कि जो पुनर्रचित दूध और पुनः संयोजित दूध, इन दोनों में फर्क क्या है, रिकंस्टिट्यूट मिल्क और रिकम्बाइन मिल्क। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि रिकंस्टिट्यूट मिल्क ये तो दूध पाउडर से तैयार किया जा रहा है, दूध पाउडर में पानी मिला करके, जबकि रिकम्बाइंड मिल्क इसमें सपरेटा दूध का पाउडर लिया जाता है और इसमें पानी मिलाया जाता है। दोनों में सिर्फ इतना सा ही फर्क है। अब बात करते हैं फेल्ड मिल्क की। फेल्ड मिल्क क्या होता है, पूरी दूध इसको कहते हैं। इसमें करते क्या हैं, दूध में से क्रीम निकाली तो अब बच्चा क्या है, सपरेटा दूध बच्चा, उसमें हमने ऐड कर दिया वनस्पति वसा को, यानी कि आर्टिफिशियल फैट उसमें ऐड कर दी और इस प्रकार से दूध बना, उसको हम फील्ड मिल्क के नाम से जानते हैं, पूरी दूध के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मिल्क प्रोसेसिंग। मिल्क प्रोसेसिंग किस प्रकार से की जाती है और क्यों की जाती है। तो जो पशुओं का दूध होता है इसमें कुछ जीवाणु होते हैं, इसको यदि थोड़े समय के लिए रख दे तो वो खराब हो जाता है। इस खराबी से बचाने के लिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते ही हैं, दूध में बैक्टीरिया होते हैं और इसके कारण से वो थोड़े समय बाद खराब हो जाता है। तो कुछ वैज्ञानिक विधियां हैं जिनसे इस दूध को संरक्षित किया जाता है और इसे ही हम मिल्क प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें हम दूध को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। अब ये संरक्षित भी हम 4 प्रकार से रख सकते हैं। 4 कौन कौन से प्रकार है। पहला प्रकार है दूध को ठंडा करके, दूसरा है दूध को गर्म करके, तीसरा स्टेराइज मिल्क, दूध को स्टेराइज करके,
और 5वां है समांगीकरण। अब एक एक पॉइंट के बारे में हम देखते हैं कि कैसे कैसे दूध को प्रोसेस किया जाता है। पहले स्टेप में आता है दूध को ठंडा करने का, यानी कि दूध को ठंडा किया जाता है। और ठंडा कैसे करेंगे, या तो उसको फ्रिज में रख दो, या उसमें ठंडा पानी मिला दो, या उसको अमोनियम में रख दो। कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो इसको 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब बहुत ही कम तापमान पर रखा जाता है। जैसे कि अपन जनरल दूध को ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए, इतना ज़्यादा तो खैर नहीं चलता है, 10 से 12 घंटे इसमें दूध ठीक ठाक चलता है, और जीवाणु की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो जनरली 10 से 12 घंटे तक उसको सुरक्षित रखा जाता है। और कैसे रखा जाता है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पर उसको स्टोर कर लिया जाता है। जैसे कि अपन जनरली घरों में यूज करते हैं फ्रिज वगैरह, इसमें दूध को रख देते हैं जिससे कि दूध खराब नहीं हो। खराब नहीं होने का बेसिक रीजन ये है कि उसमें जो जीवाणु की ग्रोथ है वो रुक जाती है। ऐसे जीवाणु तो रहेंगे लेकिन वो आगे ग्रोथ नहीं करेंगे। यदि जीवाणु ग्रोथ करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो दूध को खराब करते जाते हैं। तो इसीलिए हम उसको कम टेम्परेचर पर रखते हैं ताकि वहाँ पे जीवाणुओं में ग्रोथ नहीं हो और दूध हमारा सेफ बचा रहे, लेकिन लंबे समय तक इसको सुरक्षित नहीं रख सकते। अब दूसरी जो बात आती है दूध को गर्म करके, दूध को गर्म करने की ये जो विधि है इसको हम पाश्चरीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखना, दूध को गर्म करने की विधि या पाश्चरीकरण पूछ ले तो दोनों ही बात एक है, ठीक है। पाश्चरीकरण, अभी पाश्चरीकरण शब्द दिया है लुईस पाश्चर ने, इसने ही सबसे पहले दूध का पाश्चरीकरण किया था। अब ये पाश्चरीकरण 3 प्रकार से हो सकता है। अभी तीनों प्रकार मैंने यहाँ बता रखे हैं। पहले प्रकार जिसको LTLT के नाम से जाना जाता है। LTLT मतलब लो टेम्परेचर लो टाइम, कम तापमान है और लॉन्ग टाइम। टेम्परेचर कम है यानी तापमान कम है और टाइम ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर कम रहेगा तो ज़्यादा समय तक उसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कम समय तक गर्म करेंगे। तो LTLT का मतलब है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कम तापमान पर ज़्यादा समय के लिए उसको गर्म किया जाता है। तो इस विधि में दूध का टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है, 63 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है और लगभग आधे घंटे मतलब 30 मिनट तक उसको गर्म किया जाता है और फिर उसको ठंडा कर लिया जाता है रूम टेम्परेचर पे। वैसे जनरली 10 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा किया जाता है, ठीक है। दूसरी विधि आती है HTST विधि। HTST इसका मतलब है हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा है एंड शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए। इसमें टेम्परेचर रखा जाता है 72 डिग्री सेल्सियस और ये 15 सेकेंड, मतलब आधे मिनट का भी आधा, 15 सेकेंड तक दूध को गर्म किया जाता है और उसके बाद में उसको ठंडा कर लिया जाता है। पहली विधि में LTLT में तो होता है क्या है कि टेम्परेचर कम होता है, तो कम टेम्परेचर होता है तो उसको ज़्यादा समय के लिए गर्म करते हैं। और दूसरी विधि जो HTST मेथड है, इसमें टेम्परेचर तो है ज़्यादा और उसका टाइमिंग है कम। टेम्परेचर दोनों को ध्यान में रखना, LTLT का टेम्परेचर है 63 डिग्री सेल्सियस और इसका है 72 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगला जो तीसरा प्रोसीजर आता है ये आता है UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर और भी ज़्यादा कर दिया जाता है कि लगभग 135 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है और 1 से 5 सेकंड तक ही इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। बहुत कम समय के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो कम समय के लिए ही इसको गर्म करेंगे और बाद में वही प्रोसीजर 10 डिग्री सेल्सियस पर इसको ठंडा कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, हानिकारक बैक्टीरिया ही खत्म होता है। ये जो प्रोसेस मैंने बताई है पाश्चरीकरण की, इसमें हानिकारक बैक्टीरिया खत्म होते हैं। देखो दूध में 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो लाभदायक बैक्टीरिया और एक हानिकारक बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, उसके हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, उनके स्पोर्ट पॉइंट नष्ट नहीं होता। स्पोर्ट पॉइंट मतलब जहाँ से वो प्रजनन करते हैं, यानी उनका घर, जी बैक्टीरिया का घर नष्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है
कि वो वापस से ग्रोथ कर सकते हैं। ये नहीं कि इस टाइम तो बैक्टीरिया नष्ट हो गए, लेकिन उनका घर तो नष्ट नहीं हुआ। उनका घर नष्ट नहीं होने के कारण से वापस से वो हानिकारक बैक्टीरिया उसमें पनप सकते हैं। तो इसमें इतना ही है, हानिकारक बैक्टीरिया नहीं रहते, जिससे कि कुछ समय के लिए दूध को हम सुरक्षित रख सकते हैं। अगला जो है इसको कहते हैं स्टेराइज मिल्क। स्टेराइज मिल्क में होता कुछ नहीं है, वही सेम प्रोसीजर है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ले लेते हैं, टेम्परेचर जैसे अल्ट्रा से तो हम कम ही लेते हैं, लेकिन टाइमिंग भी इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। 112 से 114 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि लगभग 200 से 211 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है और 30 मिनट तक इसको गर्म किया जाता है। यहाँ पे हमने LT में ही 30 मिनट तक ही गर्म किया था, जबकि हाई टेम्परेचर पर हमने उसको ज़्यादा समय तक गर्म नहीं किया था। लेकिन इस जो स्टेराइज मिल्क में करते क्या हैं, इसमें हम टेम्परेचर भी हाई लेते हैं और टाइमिंग भी हाई लेते हैं। इससे होता क्या है कि हानिकारक बैक्टीरिया तो मरेंगे ही मरेंगे, इसके अलावा जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो भी यहाँ पे मर जाते हैं और उनका घर भी बर्बाद हो जाता है, यानी कि उनका स्पोर्ट्स पॉइंट भी नष्ट हो जाता है। और जब बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो इस प्रकार से जो दूध मिलेगा वो स्टेराइज मिल्क कहेंगे। इससे हम दूध और पनीर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि दही और पनीर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि दही और पनीर का जो निर्माण होता है वो बैक्टीरिया के कारण से होता है। अब बैक्टीरिया तो उसमें पूर्णतः खत्म हो गए, तो इससे दही हम नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होने चाहिए ताकि ग्रोथ करने के लिए। अब बैक्टीरिया तो हमने पूरे खत्म कर दिए, चाहे वो लाभ अच्छे वाले बैक्टीरिया हो चाहे वो खराब वाले बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया हमने नष्ट कर दिया। अगला जो प्रोसीजर आता है उसको कहते हैं समांगीकरण। समांगीकरण में क्या करते हैं हम, इस विधि में यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, एक यांत्रिक मशीन होती है, इसके द्वारा हम दूध में जो फैट की गोलिकाएं होती है, यानी कि फैट बॉल्स जो होती हैं, वसा की गोलिकाएं होती है, उसको हम तोड़ लेते हैं। तोड़ने से होता क्या है कि वो गोलियां हैं वो पूरे दूध में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उससे होता क्या है कि दूध की क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फैट उसमें है तो रहेगी। सिर्फ किया क्या है, हमने जो फैट की गोलिकाएं थी, वसा गोलिकाएं हैं, उसको तोड़ दिया। उससे होता क्या है कि वसा की जो लेयर है वो दूध के ऊपर नहीं बनती। जनरली अपन ने देखा होगा कि दूध को यदि थोड़े समय के लिए अपन छोड़ दें, जो शुद्ध दूध होता है इसको थोड़े समय के लिए अपन छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक वसा की लेयर बन जाती है। लेकिन जो मार्केट से लिया गया दूध है उसमें कभी भी वसा की लेयर नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? कि उसमें हमने वसा गोलिका को तोड़ करके पूरे दूध में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसका समांगीकरण कर दिया। इसके कारण से वो वसा की लेयर नहीं बनती है। तो ये मैंने मिल्क प्रोसेसिंग के टोटली 4 स्टेप आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।